इज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से वैसे तो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो, क्योंकि आपने लास्ट सेमेस्टर में भी थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टॉपिक्स को किया था, मतलब एक प्रॉपर यूनिट थी आपकी वहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स की, बट वहां पर जो आपने किया था वो कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स नहीं थी। और इनफैक्ट अभी भी हम थर्मोडायनेमिक्स करने वाले हैं। इसके बावजूद भी मतलब आप लास्ट सेमेस्टर की और इस सेमेस्टर की दोनों की बात अगर कर लेते हो तब भी आपकी थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट नहीं होती है। ये बहुत ही वास्ट आपका टॉपिक है, बट उनमें से कुछ हमारे सिलेक्टेड टॉपिक्स कह लो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमारे सिलेबस में उठाया गया है। तो लास्ट सेमेस्टर में आपने कुछ टर्म्स को पढ़ा था, कुछ हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लिया था। वहां पर हमने कुछ टर्म्स को यूज किया था। कौन कौन से टर्म को यूज किया था? प्रेशर। देखो आपको ना मैं बेसिक नहीं बता रही हूँ पूरा थर्मोडायनेमिक्स का, क्यों नहीं बता रही, क्योंकि आपको लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन कर दी थी ये चीजें कि हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, किस तरह के चेंजेस हमारे आते हैं। तो वो सब चीजें बेसिक्स के लिए अगर आपको देखना है तो वो आपका लास्ट सेमेस्टर रहेगा। अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कि हम थर्मोडायनेमिक्स में कुछ थर्मोडायनेमिकल टर्म्स को यूज करते हैं। बस इतना सा बता देती हूँ कि आप थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करते हो, कि यहाँ पर हमारा एनर्जी एक्सचेंज के बारे में स्टडी किया जाता है। एनर्जी एक्सचेंज के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी किया जाता है। वहां पर आपको एक्सप्लेन भी किया था मैंने कि थर्मो और डायनेमिक दो वर्ड से मिला हुआ हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। तो दैट मींस थर्मो मींस यहाँ पर क्या होगा? हीट। थर्म का मीनिंग क्या होता है? हीट। बट यहाँ पर इस थर्म में हमारी सारी टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व है। और डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है? मोशन। तो आपका मोशन दैट मींस चेंजेस, कि आपकी एनर्जी में चेंजेस करने से हमारे सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो चीजें हम कहाँ पर स्टडी करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो वो पूरा डिटेल डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे कि इसके बेसिक्स को हर चीज को उठा के नहीं चलेंगे। वहां पर हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था इसको, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वो सब हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो उसके लिए आप देखो लास्ट सेमेस्टर में आपने ये क्या नाम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा। वहां पर हमने कुछ टर्म्स को पढ़ा था, जस्ट वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो टर्म्स हमारी अब भी यूज होने वाली हैं। अब आपको वैसे पढ़ना क्या है इस सेमेस्टर में? आपको पढ़ना है जो आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जहां पर टॉपिक को छोड़ा था उसी से आगे के टॉपिक्स को हमें रिलेट करते हुए हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ शिफ्ट करना है। वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि आपका जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा। तो अगर ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका इस सेमेस्टर में आने वाला है। उसके मेन टॉपिक्स जो भी रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने टॉपिक्स को उठाएंगे, पूरा तो डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो हम जो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे वहां पर हमने प्रेशर को, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, हीट और कौन सी टर्म पढ़ी थी? एंट्रोपी, ये टर्म्स को पढ़ा था। इसके अलावा आपका नंबर ऑफ मोल्स रह गया, जैसे नंबर ऑफ मोल्स, ये वाले टर्म्स को हमने पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में। अब हमें कुछ नए टर्म्स को जनरेट करना है इन्हीं की हेल्प से। आपने इंटरनल एनर्जी और ये एंट्रोपी इनको जनरेट किया था और किसकी हेल्प से? इन्हीं बाकी के टर्म्स की हेल्प से हमने जनरेट किया था। तो हमारे जो भी ये टर्म्स हैं इन्हीं की हेल्प से हमें आगे वाली स्टडी करनी है। बट जो आगे वाली स्टडी मींस हम जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ शिफ्ट करने वाले हैं वहां पर यही टर्म्स हेल्प करेंगी, बट उनको रिलेट करने का काम, मतलब इसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उनको रिलेट करने का काम कौन करने वाला है? जो कि आज का हमारा टॉपिक भी रहेगा, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी टर्म्स जो है कहां से जनरेट हुई थी या कहां से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ये तो हमारी बेसिक्स थर्मोडायनेमिक टर्म है, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से हमें इंटरनल एनर्जी मिल रही थी, हीट भी आप ऑलरेडी फैमिलियर थे। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमने एक टर्म जनरेट की थी विच इज एंट्रोपी। एक टर्म और पढ़ी थी आपने साथ में, एंथैल्पी। तो ये टर्म्स आपने पढ़ी हुई थी, तो इन्हीं की हेल्प से हमें आगे की स्टडी को करना है, आगे के लिए मूव ऑन करेंगे। तो देखिए अब सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन की हेल्प से हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आगे की तरफ प्रोसीड करना है कि हमें वहां से क्या रिजल्ट मिला था, जो कि स्टडी किसने किया था? क्लॉसियस ने। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब आपने एंट्रोपी वाला कंसेप्ट किया था तो वहां पर किसने अपनी स्टडी की थी? क्लॉसियस ने। अब क्लैपेरॉन क्लॉसियस वाले कंसेप्ट को ही यूज करके दोनों
करनी है कि क्या है ये हमारी क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन की। सिर्फ हम क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो हमने क्लॉसियस के कंसेप्ट के थ्रू पढ़ा हुआ था, वो क्लॉसियस वाला कंसेप्ट भी इसी में यूज करके दोनों की कंबाइंड इक्वेशन एक बनाएंगे और वहां से वो इक्वेशन जो हमें लास्ट में रिजल्ट मिलने वाला है तो वो हमारी क्लैपेरॉन इक्वेशन हो जाएगी। तो अब टॉपिक को मैं पहले जो भी जैसे स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये मैं पहले क्लैपेरॉन इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ, पहले क्लैपेरॉन इक्वेशन की बात कर रही हूँ या क्लैपेरॉन की स्टडी की बात कर रही हूँ। उन्होंने किस तरह से हमारे कंसेप्ट को हमारे सामने रखा है, तो उस चीज को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम क्लॉसियस से इसको रिलेट करके और दोनों को हम मिक्स कर देंगे और लास्ट में हमें क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन मिल जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के बारे में। देखो, क्लॉसियस ने 19th सेंचुरी में, सॉरी क्लैपेरॉन ने 19th सेंचुरी में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से वन कंपोनेंट, ध्यान से सुनना, वन कंपोनेंट टू फेस सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। दोबारा सुनो क्या बोला। क्लैपेरॉन ने 19th सेंचुरी में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, जो हमने अभी तक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, उसकी हेल्प से वन कंपोनेंट और टू फेज सिस्टम को स्टडी किया था, टू फेज सिस्टम पर अपनी स्टडी की थी। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम, इसका मतलब ये किसी एक कंपोनेंट को आप मोर देन वन फेज में अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर उसने आपकी स्टडी की थी। इसका मतलब क्या, सपोज करो आपके पास वाटर है, वाटर हमारा कौन कौन सी फेज में एग्जिस्ट कर सकता है, आइस में भी वो वाटर भी रह सकता है और वो वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आइस इसकी वाटर की ही हमारी कितनी फेज हुई, 1, 2 and 3, दैट मींस ये 3 फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर इसने क्या कहा, वन कंपोनेंट तो मेरा वाटर, दैट मींस H2O ही है, बट हमारी फेज कितनी हो गई यहाँ पर 3 फेज, बट इसने क्लैपेरॉन ने कितनी फेज पर स्टडी किया था, 2 फेज पर अपनी इक्वेशन जो फाइंड आउट की उसने मैथमेटिकल इक्वेशन, वो 2 फेज के लिए स्टडी की। तो यहाँ पर चाहे आप आइस वाटर ले लो या वाटर वेपर ले लो, तो यहाँ पर इसने किसी 2 फेज के लिए एक ही कंपोनेंट की किन्हीं 2 फेज को मतलब लेकर अपना बेस बनाया और उसकी हेल्प से उसने एक इक्वेशन हमें दी जो कि क्लैपेरॉन इक्वेशन के नाम से जानी गई। तो उसके लिए इसने सिर्फ यहाँ पर हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्लैपेरॉन ने अपनी स्टडी किस पर की थी। उन्होंने अपनी स्टडी वन कंपोनेंट 2 फेज सिस्टम पर की थी। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वन कंपोनेंट 2 फेज का मतलब क्या होता है कि एक ही कंपोनेंट के मोर देन वन फेज, वो 2 फेज फिक्स करके चल रहा है तो मोर देन वन फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर मोर देन वन फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं तो उन्होंने किन्हीं 2 पर अपनी बात की है। तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से फेज जो है या 2 फेज जो उसने कहा वो कौन कौन से फेज आपके पॉसिबल है। तो पॉसिबल फेजेस लिख रही हूं, पॉसिबल फेज जिन पर ये स्टडी एप्लीकेबल है, ये जिन पर एप्लीकेबल क्या जो हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या हुआ, सॉलिड, लिक्विड, और सेकेंड आपका क्या हुआ, हाँ एक चीज और गई, एक कंडीशन और इसमें साथ में लगाओ, वन कंपोनेंट 2 फेज सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम की बात भी करोगे। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्लैपेरॉन ने 19th सेंचुरी में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से वन कंपोनेंट टू फेज सिस्टम पर स्टडी किया जो कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हो। वो 2 फेसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट
विच आर इन इक्विलिब्रियम। तो ये हमारी कंडीशन रहेगी पर्टिकुलर, और ये इन्होंने जो ये कंडीशन यहाँ पर लगाकर फिर अपनी जो इक्वेशन दी है वो किसकी हेल्प से दी है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अपना रेफरेंस मानकर तब जाकर इन्होंने अपनी इक्वेशन दी है। तो अब पॉसिबल फेसेस लिख लेते हैं हम। सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस या लिक्विड वेपर भी कर सकते हो आप, लिक्विड वेपर। एंड थर्ड वन इज सॉलिड और वेपर में इक्विलिब्रियम, सॉलिड एंड वेपर में इक्विलिब्रियम हो सकता है। और फोर्थ आपका हो सकता है वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, वन क्रिस्टलाइन फॉर्म ही लिख लो, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर लिख लो, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो इसकी चार पॉसिबल फेसेस पॉसिबल है, मतलब यहाँ पर ये चार फेसेस जो है इन्हीं पर हमारी कंडीशन एप्लीकेबल है। और जो आपके एग्जिस्टिंग फेस जो हमारे हो सकते हैं कि दो के बीच में जो इक्विलिब्रियम हो सकता है उसके लिए यही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो सॉलिड लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, अगर हमारा एक ही कंपोनेंट के दो फेस की अगर आप बात कर रहे हो तो यही कंडीशंस हमारी पॉसिबल है। सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है, लिक्विड वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है, सॉलिड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है, और ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इस केस में भी आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वन स्टेट टू अनदर स्टेट मतलब आपका एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपका अगर हमारा सब्सटेंस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है तो वहां पर भी आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। इस चीज को समझ लो एक बार दोबारा से। ये ऊपर वाले जो तीन कंसेप्ट्स हैं या तीन जो रिलेशंस हमने लिखी हैं ये तीनों तो बहुत बेसिक सी हैं, ये सभी को समझ आई गई होंगी। तो बट मैं फोर्थ वाले को थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर क्रिस्टलाइन फॉर्म भी बोल सकते हैं। सेकेंड क्रिस्टलाइन फॉर्म, यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म यहाँ पूरा नहीं लिख रही। सेकेंड क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर हमारा एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर मेरा सिस्टम जा रहा है तो वो भी हमारा अगर एक ही कंपोनेंट एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से किसी दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तब वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा और वहां पर भी मेरी क्लैपरन इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होना मतलब आपका मान लो रोम्बस से सिस्टम कन्वर्ट हो रहा हो मोनोक्लिनिक फॉर्म में, रोम्बस स्ट्रक्चर से वो मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर में अगर कन्वर्ट हो रहा है दैट मींस एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, मतलब मेरा जो सब्सटेंस था वो पहले एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में था विच इज रोम्बस, और उसके बाद वो दूसरे कन्वर्ट हो जाए मोनोक्लिनिक फॉर्म में, और दोनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो हमारी क्लैपरन इक्वेशन वहां पर एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज हमारी इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये आपके चारों हो गए। सॉलिड लिक्विड बहुत इजी है आपके लिए समझना, लिक्विड वेपर, सॉलिड वेपर। हाँ, इनको एक नाम दे देते हैं। जैसे अगर मेरा सॉलिड लिक्विड में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है दैट मींस सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है और लिक्विड मेरा सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम। यहाँ पर हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फ्यूजन का। और उसके बाद अगर आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है दैट मींस वेपराइजेशन। और नेक्स्ट आपका सॉलिड अगर वेपर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है, सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। और फोर्थ को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो यहाँ पर वो चार प्रोसेस में कहता है कि आपकी क्लैपरन इक्वेशन एप्लीकेबल है। फर्स्ट वन इज फ्यूजन के केस में, वेपराइजेशन के केस में, सब्लिमेशन के केस में, और आपकी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन के केस में। और इनका रिवर्स भी अगर पॉसिबल है, इनफैक्ट यहाँ पर हमने इक्विलिब्रियम लगाया हुआ, सॉरी रिवर्सिबिलिटी का साइन अगर लगाया हुआ है दैट मींस रिवर्स
केसेस में हमारी क्लैपरन इक्वेशन एप्लीकेबल रहेगी। तो अब बात करते हैं कि इक्वेशन एक्चुअल में है क्या। तो उसके लिए देखिए, क्लैपरन ने क्या कहा, उन्होंने एक फेस मतलब एक कंपोनेंट को कंसीडर किया और उसके दो फेसेस को एग्जिस्ट मतलब इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कराया। उसके बाद उन्होंने कंडीशंस लगाई है कुछ। तो हम सबसे पहले एग्जांपल के फॉर्म में मान लेते हैं कि लिक्विड और गैस के बीच में हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। लिक्विड और गैस के बीच में, यहाँ पहले तो ऊपर में सिर्फ क्लैपरन इक्वेशन ही लिख देती हूँ। क्लैपरन इक्वेशन। तो क्लैपरन ने क्या करा, उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी कंपोनेंट है और वो टू फेस में एग्जिस्ट कर रहा है और वो अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टाइम पे हमने सपोज किया कि लिक्विड और गैस की वो बात कर रहे हैं, लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट अगर करता है तो उसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई। क्या कंडीशंस उन्होंने लगाई है यहाँ पर कि सपोज करो कि जो मेरा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है या मतलब लिक्विड और गैस में अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है तो उस टाइम पे मेरा टेम्परेचर और प्रेशर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर रहेगा और जो कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ही हमारा इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी। देखो ऐसा तो नहीं होता ना कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते ही इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ऐसा तो नहीं होता। हमारा इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है, एक पॉइंट पर जाकर हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो वहां जिस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर प्रेशर रहेगा सिस्टम का। और मान लो हम ये टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर दें। टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करना मतलब जहां मेरा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर मेरा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करा, बट मैं क्या करूं, टेम्परेचर को या प्रेशर को डिस्टर्ब कर दूं, टेम्परेचर को चेंज कर दूं या प्रेशर को चेंज कर दूं, तो डेफिनेटली मेरा इक्विलिब्रियम क्या करेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ मेरा इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए मुझे टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखना पड़ेगा। अगर मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है तो उसके लिए हमारी मस्ट कंडीशन क्या आ गई कि टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रहे तभी मेरा इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, अदरवाइज मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा आप जैसे ही टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज कर रहे हो। तब उसके बाद क्लैपरन ने एक बात बोली कि हमने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा हो, रिवर्सिबली अगर मेरा सिस्टम वर्क कर रहा है तो उस टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम कैन अटेन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर पर मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर भी मेरा सिस्टम काम कर सकता है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होने देगा अगर मैं रिवर्सिबली सिस्टम से काम कराऊं। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा, देखो हमारे पास क्या था, लिक्विड और गैस थी, इनके हमने एक ही कंपोनेंट के दो फेस लिए, उन दोनों फेस के बीच में हमने इक्विलिब्रियम की बात की और इक्विलिब्रियम ऐसा नहीं होता कि पूरा टाइम मेंटेन रहता है। वहां पर इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन आने के बाद वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है सिस्टम के अंदर। तो यहाँ हमने बात करी कि भाई सिस्टम हमारा दो फेस में एग्जिस्ट कर रहा था और दोनों फेस में अगर वो रिवर्सिबली प्रोसेस कर रहा है, मतलब ये हमारा लिक्विड गैस में और गैस हमारा लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां अगर इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, तो अगर मैं सिस्टम में कोई भी चेंज करूं तो उस टाइम पे मेरा टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो जाएगा तो मेरा इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना पॉसिबल नहीं था। बट उसके बाद क्या चीज ऑब्जर्व की गई, जो कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पर एक रिवर्सिबल सिस्टम की बात की थी। तो रिवर्सिबल सिस्टम में हमने ये चीज ऑब्जर्व की थी वहां पर कि इक्विलिब्रियम अटेन रह सकता है अगर मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर भी, मतलब टेम्परेचर प्रेशर भी चेंज नहीं होने देगा वो, मतलब सिस्टम अगर रिवर्सिबली काम करेगा तो टेम्परेचर और प्रेशर भी चेंज नहीं होगा और इक्विलिब्रियम
भी अटेन रहेगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने वहां पर देखा था कि रिवर्सिबली सिस्टम बहुत ही स्लो वर्क करता है, इनफाइनाइटली स्लो वर्क करता है हमारा सिस्टम। इनफाइनाइटली स्लो का मतलब बहुत ही स्लो स्टेप्स में काम करता है। अगर आप लोगों को याद हो, रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबल वर्क जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पर हमने रिवर्सिबल वर्क के लिए एक एग्जांपल माना था कि किसी भी सिस्टम पर अगर मैंने कोई भी सिस्टम लिया, वो मेरा सिस्टम लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और आपका गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसके ऊपर हमने क्या कहा था, एक पिस्टन लगा देते हैं और पिस्टन लगाने के बाद हमने एक इसमें सैंड की हीप मानी थी कि यहाँ पर हमारे पिस्टन के ऊपर हमने कुछ सैंड पार्टिकल्स रखे हुए हैं और अगर मैं एक पार्ट, और इसके साथ ये भी था कि यहाँ पर मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही था और इक्विलिब्रियम में होने के बाद हमने पिस्टन पर फिर सैंड रखी थी और सैंड रखी मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सैंड रखी हुई थी और हम जैसे ही एक पार्टिकल उठा रहे थे, सैंड का एक पार्टिकल उठा रहे थे तो वहां पर एक्सपेंशन हो रही थी और जैसे ही वो पार्टिकल वापस रख रहे थे तो वो हमारा सिस्टम में कंप्रेशन हो रही थी, तो हमारा पार्टिकल उठाने से एक्सपेंशन और रखने से वापस कंप्रेशन हो रहा था। तो इसका मतलब वहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन रह रहा था, टेम्परेचर प्रेशर में भी कोई चेंज नहीं आ रहा था। तो वही वाले कंसेप्ट की बात यहाँ पर हो रही है कि अगर मैं, हाँ इसका एक पहले ये समझो, ये दोबारा आओ, तो इसमें देखो हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, बहुत ही स्लो स्टेप्स में एक पार्टिकल, ये सोच के देखो सैंड का एक पार्टिकल उठा रहे हो तो कितना स्लोली आप अपने प्रोसेस की तरफ प्रोसीड कर रहे हो ना। तो अगर एक पार्टिकल उठाने के बाद फिर आप अपने एक्सपेंशन या कंप्रेशन को चेक कर रहे हो तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो हम अपने प्रोसेस में जो प्रोसीड कर रहे हैं वो बहुत ही स्लो स्टेप्स में कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल की सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि हमारा सिस्टम बहुत ही स्लो स्टेप्स में काम करता है, इनफाइनाइटली स्लो वर्क करता है वो, उसी को हम रिवर्सिबल सिस्टम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर मेरा सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा है, दैट मींस बहुत स्लो स्टेप्स में काम कर रहा है, तो उस टाइम पे यहाँ पर मेरे लिक्विड को गैस में भी चेंज किया जा सकता है। कब? अगर मेरे सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर दी जाए, हीट प्रोवाइड अगर हम करें सिस्टम को, बहुत ही स्लोली हीट प्रोवाइड करें, स्लो स्टेप्स में अगर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इन स्लो स्टेप्स, अगर मैं स्लो स्टेप्स में सिस्टम को हीट प्रोवाइड करूं और सिस्टम से रिवर्सिबली वर्क कराऊं, उसका मतलब यहां पर रिवर्सिबली वर्क कराने से मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा और ना ही मेरे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा और ना ही मेरे सिस्टम का प्रेशर चेंज होगा। इसका मतलब यहां से क्या हुआ कि मेरे सिस्टम ने वर्क भी करा और इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो यहां से हमने एक चीज ऑब्जर्व कर ली कि सिस्टम वर्क करने के बाद भी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा और अपने टेम्परेचर प्रेशर को भी चेंज नहीं होने देगा। इसी तरह से अगर मुझे रिवर्सिबल वर्क कराना है, मतलब गैस को लिक्विड में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, मैं सिस्टम से हीट रिलीज करा लूं, जो भी मेरा सिस्टम है उसमें से हीट रिलीज करा लूं, हीट बाहर निकालूं और बाहर निकालने के बाद गैसेस पार्टिकल क्लोज आने लगते हैं और क्लोज आकर फिर वो लिक्विड कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं, लिक्विफाई होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो, सिस्टम से हीट रिलीज कराओ, पर वो भी हमारा बहुत स्लो स्टेप्स में हीट रिलीज कराएं और जैसे हम स्लो स्टेप्स में रिलीज कराएंगे तो बहुत थोड़ी सी गैसेस हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी, बट सिस्टम काम तो करेगा, स्लो स्टेप्स में ही कर रहा है पर काम तो कर रहा है ना, सिस्टम में चेंजेस तो आ रहे हैं और टेम्परेचर और प्रेशर भी तब भी मेंटेन रहेगा और टेम्परेचर प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, सिस्टम काम भी कर रहा है। तो यहाँ पर उसने वही कंडीशन लगा दी कि क्योंकि मैंने सिस्टम से रिवर्सिबली वर्क कराया था तो इसी वजह से हम सिस्टम में आगे भी प्रोसीड करा सकते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद भी उससे सिस्टम से काम करा सकते हैं, पर कंडीशन ये होनी चाहिए सिस्टम रिवर्सिबली वर्क कर रहा हो और रिवर्सिबली वर्क करने के बाद हम फिर भी इक्विलिब्रियम को अटेन करा के रखेंगे। बात एक सिंपल से सेंटेंस की है, बहुत घुमा फिरा के आपके सामने रखी जाती है इस चीज को, सिर्फ एक सेंटेंस है कि मेरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, सिस्टम अगर मेरा इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तो वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर एग्जिस्ट करता है। बट अगर मैं सिस्टम में कोई भी चेंज करूं, हम जनरली यही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि सिस्टम में हम कोई भी चेंज करते हैं, सिस्टम किसी भी तरह से कोई काम करता है तो मेरा इक्विलिब्रियम
डिस्टर्ब हो जाता है और मेरा टेम्परेचर प्रेशर भी चेंज हो जाता है। बट हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी हुई है कि सिस्टम अगर रिवर्सिबली काम कर रहा हो ना तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने टू फेज सिस्टम लिया है उस टू फेज सिस्टम में अगर रिवर्सिबली सिस्टम काम करने लग जाए तो रिवर्सिबली सिस्टम मतलब वर्क कर रहा होगा तब वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है क्योंकि रिवर्सिबल सिस्टम इनफाइनाइटली स्लो स्टेप्स में काम करता है। जैसे कि आपने ये वाला एग्जांपल देखा कि सिर्फ यहाँ से उठाने के लिए तो हम पूरा सैंड की जो हमने छोटी सी हीप रखी थी पिस्टन के ऊपर वो पूरी भी तो उठा सकते थे, वो भी हमारा स्लो स्टेप में ही काम होता वैसे तो। बट हमने यहाँ पर बात किसकी की है, हमने एक पार्टिकल की बात की है। तो इनफाइनाइटली स्लो स्टेप में हमने काम कराना है सिस्टम से। और इसके बाद अगर इनफाइनाइटली स्लो स्टेप्स में अगर आप सिस्टम से काम कराओगे तो वो सिस्टम अपने अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं आने देगा और इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। और अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा तो हमारा टेम्परेचर प्रेशर भी कांस्टेंट ही बना रहेगा, टेम्परेचर प्रेशर भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ तक था कि भाई सिस्टम से काम भी कराओ, वर्क भी करा रहे हो सिस्टम से, बट सिस्टम का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा। इसका मतलब सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करने का मोटिव यहाँ पर यही था कि हम ओवरऑल सिस्टम में कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, सिस्टम में इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो इक्वेशन हमारी आएगी लास्ट में, रिजल्ट जो हमारा आएगा वो हमारा इक्विलिब्रियम के बेसिस पर ही आने वाला है कि सिस्टम में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। चाहे कुछ भी करा रहे हो, सिस्टम से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो तब जाकर हमारी इक्वेशन एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो उन्होंने ये कंडीशन लगाई। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल है, हमने सिस्टम से रिवर्सिबली वर्क भी करा लिया, एक बार सिस्टम को स्लो स्टेप्स में हीट प्रोवाइड कर दी तो वो फॉरवर्ड हमारा स्टेप कर गया। और अगर हमने रिलीज कर ली स्लोली ही तो वहां से हमारा बैकवर्ड स्टेप हो गया और टेम्परेचर प्रेशर भी मेरा कांस्टेंट मेंटेन रहा। तो ऐसे केसेस में जब मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंडर मेंटेन है तो वहां पर आपका गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दोनों में सेम होता है। सॉरी, गिब्स फ्री एनर्जी, सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी जो आपकी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो आपकी सेम रहती है बोथ केसेस में ही, इन बोथ केसेस। दोबारा सुनो क्या कहा, अगर मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करने के बाद दोनों ही केसेस में गिब्स फ्री एनर्जी सेम रहती है। अगर इसकी गिब्स फ्री एनर्जी मान लो Ga है, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी मान लो Gb है, तो अगर इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है तो Ga इक्वल हो जाती है मेरी Gb के। तो यहाँ से कंडीशन हमने क्या चीज ऑब्जर्व की है कि Ga और Gb मतलब गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, देखो इक्विलिब्रियम में है या रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट ना कह के आपकी एक फेज की अगर मतलब दो फेज में अगर आपका सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों ही फेज में गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल हो जाएगी जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो यहाँ तक ये कंडीशन रही। उसके बाद आगे बात करते हैं कि अगर मेरा सिस्टम, एक चीज और, ये आपकी गिब्स फ्री एनर्जी तभी इक्वल होगी अगर इनका दोनों का अमाउंट भी सेम हो। मतलब आपका टू फेज सिस्टम अगर इक्वल अमाउंट रख रहा है और अगर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तब दोनों ही फेज में हमारी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो दोनों इक्वल रहेंगी। ये कंडीशन ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर हम बात करें जब हम सिस्टम में चेंज कर रहे हैं, मतलब सिस्टम से कोई भी वर्क करा रहे हैं तो उस टाइम पे हमने कहा कि टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता। बट उसके बाद आगे हमने कंसीडर किया कि इन केस अगर टेम्परेचर में चेंज आ जाए तो, क्योंकि हम सिस्टम को से या तो सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं या सिस्टम से हीट रिलीज कर रहे हैं। तो अगर मैं सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रही हूँ या रिलीज कर रही हूँ तो उस टाइम पे टेम्परेचर में चेंज इन केस आ जाए तब क्या कंडीशन होगी। यहाँ पे देखिए हम सिस्टम से रिवर्सिबली वर्क करा रहे थे तो बहुत स्लो स्टेप्स में वैसे तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर इन केस मेरा टेम्परेचर T से चेंज होके T प्लस dt हो जाए, मतलब स्मॉल चेंज हमारे टेम्परेचर में आ जाए, अगर मेरा टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो क्या प्रेशर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। मतलब सिस्टम में लिक्विड और गैसेस फॉर्म या आपका सॉलिड लिक्विड या कोई भी आपकी फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है तो इन केस आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, सॉरी हीट प्रोवाइड कर रहे थे, स्लो स्टेप्स
में हीट प्रोवाइड कर रहे थे, वहां पर हमारी कंडीशन तो ये थी कि भाई टेम्परेचर प्रेशर चेंज नहीं होता, बट इन केस अगर हो जाए तो टेम्परेचर हमारा T प्लस dt में, T से मतलब T प्लस dt में अगर चेंज हो जाता है तो क्या इससे ये चीज रिलेट कर सकते हैं हम कि प्रेशर भी चेंज होगा? हाँ जी, प्रेशर भी चेंज होगा, आपका प्रेशर चेंज हो जाएगा P प्लस dP में। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि वो चेंज क्यों होगा? देखो, अगर सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर रहे हो आप, सपोज करो इंक्रीज ही हो रहा है, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो पार्टिकल्स में मूवमेंट बढ़ेगी पहले के कंपैरिजन में। पहले जो टेम्परेचर था, अब जो चेंज टेम्परेचर है, अगर वो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर तो पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, और अगर पार्टिकल्स की मूवमेंट इंक्रीज हो गई है दैट मीन्स उनके बीच का एनर्जी गैप इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब वहां पर प्रेशर कम हो गया है, और प्रेशर हमारा चेंज होगा अगर मेरा टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा सिस्टम में। तो अगर इफ टेम्परेचर चेंजेस टू T to T plus dt, then definitely pressure will also change from P to P plus dP। तो हमारा टेम्परेचर से के चेंज होने से प्रेशर में भी चेंज हमारा आएगा, और अगर ये चेंज हमारा आ रहा है इसका मतलब हम यहाँ से ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि अगर मेरा टेम्परेचर के चेंज होने से प्रेशर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली हमारी गिब्स फ्री एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, और अगर हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज Ga से Ga प्लस DGA, उसमें भी हमारा स्मॉल चेंज ही आएगा कि हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज अगर हमारा A फॉर्म, इसको A फॉर्म मान लो, फेस सॉरी ये हमारा B फेस, हम बार बार लिक्विड गैस ये ना लिख के A भी लिख रहे हैं। तो अगर हमारा फेस A में गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज Ga से Ga प्लस DGA आ गया है, कब? अगर मेरा टेम्परेचर भी चेंज हो गया और प्रेशर भी चेंज हो गया, तो गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं। तो उसके बाद अगर फिर मेरा Gb जो सेकंड फेज की गिब्स फ्री एनर्जी है वो चेंज हो जाए Gb प्लस DGB में, Gb प्लस DGB में अगर ये चेंज हो जाती है तो यहाँ पर फिर भी अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। अब ये देखिए, टेम्परेचर के चेंज होने से प्रेशर चेंज क्यों हुआ? क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना था। अगर हम क्लैपेरन इक्वेशन की बात कर रहे हैं दैट मींस वहां पे हमें इक्विलिब्रियम की बात करनी पड़ेगी, और अगर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो अगर मेरा टेम्परेचर चेंज हो भी जाता है कुछ कंडीशंस की वजह से, तो वहां पर प्रेशर उसको मेंटेन करेगा कि प्रेशर चेंज होके वहां पर इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा, और प्रेशर भी मेरा वहां पर चेंज हो जाएगा, और प्रेशर को इनको मेंटेन करने के लिए हमारी गिब्स फ्री एनर्जी में भी चेंज आएगा। और उसके बाद भी अगर इक्विलिब्रियम अटेन रहता है तो जो चेंज्ड वाली वैल्यू है गिब्स फ्री एनर्जी की, अगर देखो पहले टेम्परेचर T फिक्स था, प्रेशर P फिक्स था, ठीक है, वहां पर हमने कहा कि अगर मेरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है अमाउंट सेम होने पर और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर मेरे सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है किन्हीं दो फेजेस में, तो वहां पर मेरी गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो इक्वल हो जाती है। ये कंडीशन हमने कही थी कि किसी एक ही कंपोनेंट के इक्वल अमाउंट में होने के बाद, और अगर वो दो फेज में एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम और दोनों फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर, तो वहां पर गिब्स फ्री एनर्जी दोनों केसेस की हमारी सेम हो जाती थी। ये कंडीशन हमने अभी कही। अब अगर किसी टेम्परेचर T पर और प्रेशर P पर मेरी Ga इक्वल थी Gb के, कब? अगर सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है, तो अब भी तो सिस्टम में इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद ये वाला टेम्परेचर फिक्स हो गया, ये वाला टेम्परेचर हमारा कोई पर्टिकुलर प्रेशर हो गया, तो उस टाइम पे भी मेरी ये दोनों कंडीशन जो है वो इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब Ga प्लस DGA इज इक्वल टू Gb प्लस DGB, कब? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर ये दोनों कंडीशंस हमारी इक्वल हो जाएंगी, मतलब दोनों चेंजेस या दोनों फेज का जो चेंज के बाद हमारी गिब्स फ्री एनर्जी है वो इक्वल हो जाएगी। और हमने अभी कहा Ga तो किसके इक्वल है? Gb के। अगर मेरा टेम्परेचर प्रेशर में चेंज आने से पहले की बात की जाए तो दोनों तो हमारे इक्वल है, और अगर इक्वल है तो यहाँ Ga लिखा है तो हम यहाँ पर भी Ga लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स इक्वल है, और अगर इक्वल है तो यहाँ Ga, यहाँ पर भी हमने Ga और Ga से
DGB। दोबारा सुन लो, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, मतलब देखो टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ इक्विलिब्रियम अटेन रखने के लिए प्रेशर भी चेंज हो गया, और प्रेशर चेंज हो गया उसका मतलब टेम्परेचर प्रेशर दोनों चेंज हो चुके हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी में भी कोई ना कोई चेंज आया होगा। तो हमने कहा T अगर T प्लस dt में चेंज हुआ तो और उसका मतलब इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए प्रेशर अगर P प्लस dP में चेंज हो गया हो तो D, ये जो Ga है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फर्स्ट फेज, वो भी चेंज होके Ga प्लस DGA में, मतलब स्मॉल चेंज उसमें भी आया होगा, और हमारा सेकंड फेज में भी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज आया होगा Gb प्लस DGB। तो अब यहाँ तक ये चेंजेस हुए, चेंजेस होने के बाद अगर इक्विलिब्रियम फिर भी अटेन है तो ये वाली टर्म हमारी इस वाली टर्म के इक्वल होगी, क्योंकि ये हमारी फेज 1 की गिब्स फ्री एनर्जी है, न्यू गिब्स फ्री एनर्जी, और न्यू गिब्स फ्री एनर्जी हमारी ये सेकंड फेज की है, तो फेज 1 की और फेज 2 की गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल होंगी। और अगर ये दोनों टर्म इक्वल है तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं Ga किसके इक्वल है, Gb के, तो यहाँ से ये Ga और Gb एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो DGA इक्वल आ गया मेरा DGB के, तो यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी मेरी दोनों की इक्वल आ चुकी है। और अब उसके बाद हमने प्रीवियस एक मैथमेटिकल रिलेशन को यूज करना है जो कि आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पे डिराइव की थी। क्या रिलेशन थी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, DG इज इक्वल टू VdP माइनस SdT, VdP माइनस SdT। ये मैथमेटिकल रिलेशन हमने कैलकुलेट की थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जब हमने मैथमेटिकल रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे थे वहां पर हमने इसको डिराइव किया था। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो वहां से देख लेना, बट हमारे पास एक गिब्स फ्री एनर्जी की रिलेशन हमारे पास ये थी VdP माइनस SdT। यहाँ पर ऐसा आपका क्या था, एंट्रोपी, और VPT आपके वही टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम। तो यहाँ अगर मैं इनको दोनों फेसेस के लिए लिखूं, क्योंकि फेस ए में भी चेंज आया है और फेस बी में भी चेंज आया है, अगर मैं फेस 1 के लिए रिलेशन लिखूं, मतलब DGA अगर मैं लिखूं तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, VAdP माइनस SAdT, ये इक्वल आ जाएगा आपका VAdP माइनस SAdT के। और DGB मतलब सेकेंड फेज के लिए अगर हम लिखे तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, VBdP माइनस SBdT, VAdP माइनस SAdT। और यहाँ पर DGB के लिए अगर आप लिखोगे तो VBdP माइनस SBdT। तो ये दोनों वैल्यूज तो हमारी क्या है, इक्वल है, और अगर इक्वल है तो यहां से VA ऊपर लिखेंगे, ये देखिए DGA हमारा इक्वल था DGB के, और अगर दोनों इक्वल थे तो VAdP माइनस SAdT इज इक्वल टू VBdP माइनस SBdT। ये इक्वल हो गई दोनों रिलेशंस। तो अगर ये दोनों रिलेशंस हमारी इक्वल है, अब तो हमें जस्ट इसकी मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करनी है और हमें ये क्लैपेरॉन इक्वेशन मिल जाएगी। मैथमेटिकल रिलेशन को मतलब अरेंजमेंट कैसे, VAdP माइनस माइनस VBdP अगर हम कर दें, देखो क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं हम, जस्ट इसमें मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट की हेल्प से हमारे DP वाले कोएफिशिएंट्स एक तरफ कर लेंगे और DT वाले हम एक तरफ कर लेंगे। हम अगर यहाँ पर करें चेंज, ये नेगेटिव साइन वाला वेक्टर है, मैं इसको इधर ले आऊं, SBdT माइनस साइन है ना, तो प्लस साइन के साथ आएगा, इसके पास ऑलरेडी माइनस है तो SAdT। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, फिर इधर से मैं लिख देती हूँ VBdP, और यहां से हमारा कौन सा फैक्टर आएगा, DP वाला, ये वाला फैक्टर आएगा विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये उधर हमारा पॉजिटिव साइन के साथ है, तो VAdP। ये दोनों रिलेशन हमारी इक्वल आ गई। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, DT, तो यहाँ आपके पास आ गया SB माइनस SA, और ये आपका DT। इसमें क्या कॉमन आएगा,
dp दैट मीन्स vb माइनस va और हमारा dp कॉमन आ गया। यहां से अगर मैं ये वाले फैक्टर को इसके डिवीजन में ले आऊं और ये वाले फैक्टर को अगर मैं यहां लेके जाती हूं तो मैं पहले वो वाला फैक्टर लिख रही हूं, dp बाय dt किसके इक्वल आ जाएगा, dp बाय dt। अगर मैं dp बाय dt की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख रही हूं तो यहां मेरे पास बचेगा sb माइनस sa डिवाइडेड बाय vb माइनस va। आपके पास आई ये रिलेशन। ये रिलेशन में देखिए आपने जस्ट क्या किया है, मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट ही की। पहले जो हमने गिब्स फ्री एनर्जी के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से जो मैथमेटिकल रिलेशन हमने फाइंड आउट कर रखी थी, क्या रिलेशन थी वो हमारी v dp माइनस s dt। वहां पर वो दोनों वैल्यूज मतलब उस वैल्यू के लिए हमने फेज 1 के लिए लिखा उसको और फेज 2 के लिए लिखा। दोनों के लिए वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ऑलरेडी पता था कि दोनों का जो चेंज है गिब्स फ्री एनर्जी का वो इक्वल ही होगा, और अगर वो दोनों का चेंज इक्वल है तो हमने उनको इक्वेट किया और मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट की। और मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट में हमने dp वाले कोएफिशिएंट एक तरफ कर लिए और dt वाला जो है वो एक तरफ कर लिए। dt वाले के लिए हमने क्या किया, sb यहाँ नेगेटिव साइन के साथ था तो हम उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव था तो ऐसे dt इज इक्वल टू bb पॉजिटिव था और यहाँ पर ये वाला फैक्टर हमारा नेगेटिव था, सॉरी पॉजिटिव था तो इधर आके नेगेटिव हो गया। इसके बाद मैंने dt वाला सेपरेट कर लिया, dp वाला सेपरेट कर लिया, मतलब कॉमन ले लिया इनमें से। कॉमन लेने के बाद मुझे dp बाय dt की फॉर्म में रिलेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो dp बाय dt ये मेरा डिवीजन में आ जाएगा, वो वाले फैक्टर को मैंने उधर लिख दिया है dp बाय dt। अगर मैंने इस टर्म में इसको रीअरेंज करा तो sb माइनस sa ये हमारा वही रहेगा और ये हमारा डिवीजन में चला जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, sb माइनस SA डिवाइडेड बाय VB माइनस VA। और यहाँ पर अगर हम बात करें SB क्या है, SA क्या है, VB क्या है या VA क्या है, ये तो मतलब चारों ही टर्म्स हमारी क्या है। पहले मैं वॉल्यूम की बात कर लेती हूँ। VA मेरा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है इन फेज A, मतलब फर्स्ट फेज में हमने किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम लिया था, लिक्विड और गैस के बीच में, और मैंने इसको फेज ए का नाम दिया था, इसको मैंने अगर फेज बी का नाम दिया था। तो VA मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा वॉल्यूम इन फेज ए मतलब लिक्विड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और VB मेरा फेज बी के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। SA यहाँ पर एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंट्रोपी कौन सी, फेज ए की, और SB मेरा एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है इन फेज बी। तो हमारे ये टर्म्स हुई। और अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल की बात करूं या मेरा SB माइनस SA की बात अगर मैं करूं, दैट मीन्स मेरा एंट्रोपी चेंज है एक तरह से, SB माइनस SA मेरा एंट्रोपी चेंज है और VB माइनस VA मेरा वॉल्यूम का चेंज है। तो यहां से dp बाय dt की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, डेल्टा S बाय डेल्टा V, ये इसके इक्वल आ गया, डेल्टा S बाय डेल्टा V। अब आपको आपकी क्लॉसियस इक्वेशन का यूज करना है। क्लॉसियस इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे, क्लॉसियस वाले कंसेप्ट को यूज करना है। तो क्लॉसियस का कंसेप्ट हमें क्या कहता है, क्लॉसियस ने एंट्रोपी के बारे में स्टडी किया था, क्लॉसियस ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें अपना रोल प्ले किया था, और उन्होंने वहां से कहा था कि एंट्रोपी चेंज जो है डेल्टा S जो आपका है वो Q बाय T के इक्वल होता है, और यहाँ पर Q क्या होती है आपकी हीट और T क्या होता है आपका टेम्परेचर। अब इस इक्वेशन को अगर हमें यहाँ अप्लाई करना है तो हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरा सिस्टम Q अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज कर रहा हो, Q अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज का मतलब क्या है, जब मैंने लिक्विड को गैस में मतलब चेंज करना था तो उस टाइम पे मैंने सिस्टम को हीट प्रोवाइड की थी, और जब गैस को लिक्विड में चेंज कर रहे थे तो यहाँ से हीट रिलीज की थी। तो यहाँ एक टाइम पे हीट प्रोवाइड की जा रही है, एक टाइम पर हीट रिलीज हो रही है, बट दोनों ही टाइम पर एक्सचेंज हो रहा है ना हीट का। तो अगर मेरा Q अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज हो रहा हो सिस्टम में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर, तो हमारी वो एंट्रोपी अगर मतलब उस सिस्टम की अगर हम एंट्रोपी की बात करें तो वो आपकी Q बाय T के इक्वल होती है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी जो आपकी होगी
वो क्यू बाय टी के इक्वल होगी। और अगर ये क्यू बाय टी के इक्वल है तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो हमारा डीपी बाय डी किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर लिखेंगे थोड़ा, तो हमारा dp बाय dt किसके इक्वल आएगा, dp बाय dt इज इक्वल टू क्यू बाय टी डेल्टा वी, क्यू बाय टी डेल्टा वी, या फिर मैं इसको लिख सकती हूं dp बाय dt इज इक्वल टू क्यू बाय टी वीबी माइनस वीए, और वीबी और वीए का आपको मीनिंग पता ही है। तो आपके रिलेशन क्या आ गई, dp बाय dt इज इक्वल टू क्यू बाय टी वीबी माइनस वीए, और इस रिलेशन को बोला जाता है आपका कैप्लरेन इक्वेशन। कैप्लरेन इक्वेशन, तो कैप्लरेन ने जो हमें इक्वेशन दी थी वो हमारे पास आ चुकी है, ये किसके इक्वल होगी, dp बाय dt इज इक्वल टू क्यू बाय टी वीबी माइनस वीए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैप्लरेन थे इन्होंने क्या चीज फाइंड आउट की है हमें, कि किसी भी वन कंपोनेंट सिस्टम के अगर दो फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, और जो टेम्परेचर है वो प्रेशर के साथ वेरी करता है। और वहां से अगर मैं टेम्परेचर का वेरिएंस या प्रेशर का वेरिएंस कैलकुलेट कर लेती हूँ तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है वो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब ये वैल्यूज आपको पता है तो वॉल्यूम का चेंज आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप हीट एक्सचेंज कितनी हो रही है वो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अभी तक हमने सिर्फ एक जनरल पर्सपेक्शन देखा है इसका कि भाई अगर कोई भी सब्सटेंस हमारा किसी भी दो फेस में एग्जिस्ट करता है तब हमारे पास रिलेशन आएगी, मतलब ये कैप्लरेन इक्वेशन आएगी, ये आ रही है। बट अगर हम बात करें कि किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की कितनी फेस पॉसिबल है, जो जो फेस पॉसिबल है उनके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो देखिए, अगर सपोज करो मैं वाटर अज्यूम कर लूं कि मेरा सब्सटेंस क्या है वाटर, तो उसकी फेस कौन कौन सी पॉसिबल है, वाटर अगर है तो सॉलिड लिक्विड फेस, सॉलिड लिक्विड फेस और लिक्विड टू गैसेस फेस, ये हमारे मतलब डिफरेंट फॉर्म में कह सकते हैं कि भाई एक फेस हमारी पॉसिबल है। वैसे है तो एक हमारी सॉलिड टू गैस भी, वो सब्लिमेशन का वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, वो भी हमारा इसी वे में हो जाएगा, सिर्फ इन दो का एक एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ आपको। वैसे हमारा मतलब पॉसिबल कौन सा भी हो सकता है, सॉलिड टू गैसेस। अब आप देखोगे हमारे रिजल्ट सिमिलर आने वाले हैं, तो मैं इनमें से कोई दो करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड फॉर्म में वाटर कैसा होगा, यहाँ पर वाटर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट अगर कर रहा है और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, एक सेकेंड, सॉलिड फॉर्म में वो आइस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा और लिक्विड में वो वाटर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वो वाटर है और गैसेस फॉर्म में वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमने बात किसकी की है, जो रिलेशन देखी है वो लिक्विड और गैसेस को मतलब बेस मान के तब हमने अपनी रिलेशन डिराइव की। तो अब अगर मैं वन बाय वन इनको डिस्कस करूं कि डिफरेंट अगर ये है हमारी अलग अलग फेसेस की अगर हम बात करें तो क्या हमारी ये रिलेशन वेरी करती है कहीं पे, वो चीज अगर आपको चेक करनी है तो पहले हम अगर इसी की बात करें जहां मैंने VB और VA लिया हुआ है, मतलब वॉल्यूम्स को मैंने VB और VA से, दैट मींस फेस 1 के वॉल्यूम को हमने VA से रिप्रेजेंट किया था और फेस 2 के वॉल्यूम को हमने VB से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं अगर वॉल्यूम ऑफ, मैं यहाँ लिख रही हूँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, मेरे ये दो वॉल्यूम है और सेकेंड फेज में मेरा कौन है गैस और फर्स्ट फेज में मेरा कौन है वाटर। तो ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, dp बाय dt इज इक्वल टू, अभी हीट नहीं लिख रही हूँ, T Vg माइनस VL लिख सकते हैं, Vg माइनस VL लिख सकते हैं। बट जो आपका हीट है, जो हीट एक्सचेंज था, हीट एक्सचेंज वो आपका इक्वल हो जाएगा यहाँ पर चेंज इन
एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी हीट रिक्वायर्ड है किसी भी आपका फ्यूजन नहीं सॉरी वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर जितनी हीट रिक्वायर्ड है किसी लिक्विड को वेपर में चेंज होने के लिए, वही तो हीट एक्सचेंज आएगा ना आपका, कि हीट एक्सचेंज कितना होगा, जितना आपका किसी भी लिक्विड को गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए मतलब हीट रिक्वायर्ड है, वही आपकी हीट एक्सचेंज होगी। तो अगर ये दोनों टर्म्स हमारी इक्वल है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रिलेशन dp/dt डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ये हमारी रिलेशन आ गई है कब, अगर मेरा लिक्विड और गैस में इक्विलिब्रियम है। दोबारा सुनो क्या कहा हमने, हमारे पास ये क्लैपेरॉन इक्वेशन आ गई थी। क्लैपेरॉन इक्वेशन आने के बाद अब ये तो हमने सिर्फ दो ही फेज के लिए कंडीशन को अप्लाई किया था। यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही टाइप के एग्जांपल लिए थे कि लिक्विड और आपका गैस में अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो हमारी रिलेशन ये आ रही है। अब हमें सभी केसेस को डिस्कस करना है। यहाँ पे अगर सभी केसेस को डिस्कस करना है तो मैंने अपना एक कंपोनेंट मान लिया वाटर, उसके लिए पॉसिबल फेसेस लिखे मैंने, सॉलिड लिक्विड हो सकता है, लिक्विड गैस हो सकता है और सॉलिड और गैस एग्जिस्ट कर सकता है। और इनमें से हमने इसको एक जनरल वे में डिस्कस किया था कि लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम में, तो लिक्विड में मेरा वाटर फॉर्म में होगा, या लिक्विड ही कह लो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और गैसेस फॉर्म में वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम है यहाँ पर इसका मतलब, और अगर लिक्विड वेपर में इक्विलिब्रियम है तो मैं इसके वॉल्यूम को VL से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ और इसके वॉल्यूम को मैं VG से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। यहाँ पर रिलेशन में हमारे पास वॉल्यूम ही ज्यादा यहाँ पर मतलब वेरिएबल सब्सटेंस दिख रहा है, मतलब वेरिएबल टर्म सॉरी दिख रही है। तो यहाँ वॉल्यूम हमारा फेज 1 का और ये VL से रिप्रेजेंट किया जाएगा, फेज 2 का VG से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ये इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, VG माइनस VL की फॉर्म में। कब, यहाँ पर डेल्टा H वेपराइजेशन टर्म क्यों आया है, क्योंकि जो आपका हीट एक्सचेंज है, सिस्टम ने जो हीट एक्सचेंज की थी उसी को हमने क्या उसे रिप्रेजेंट किया था ना। तो जो आपका हीट एक्सचेंज है वो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल होगा, कि हीट एक्सचेंज मतलब ये आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड है किसी लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारी हीट एक्सचेंज के इक्वल होगी। तो यहाँ हम क्यों की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन, तो हमने ये वैल्यू पुट की, हमारे पास ये रिलेशन आ गई, क्लैपेरॉन इक्वेशन आ गई, किसके लिए, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम के लिए। सिमिलर वे में अगर हम सॉलिड और लिक्विड के बीच में यही रिलेशन अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में वाटर हमारा आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और वाटर में यहाँ वाटर लिख दो या फिर लिक्विड ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके लिए हम ये सेम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा फेज 1 में आइस में एग्जिस्ट कर रहा है या सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और फेज 2 में वो लिक्विड में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनके वॉल्यूम्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो वॉल्यूम्स को, इनके वॉल्यूम्स को हम लिख सकते हैं, फेज 1 वाले को हम लिख सकते हैं VS सॉलिड वॉल्यूम, और सेकेंड फेज वाले को हम VL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिक्विड का वॉल्यूम। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगी रिलेशन फिर, dp/dt। अब इस केस में आपका Q जो है वो चेंज इन एंथैल्पी के ही इक्वल होगा, पर यहाँ पर तब हमने वेपराइजेशन लिखा था, यहाँ पर फ्यूजन आ जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में फ्यूज हो रहा है। तो सॉलिड लिक्विड में अगर फ्यूज हो रहा है तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आएगा। यहाँ पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही थी, मतलब वेपराइज हो रही थी, दैट मीन्स वहां पर एंथैल्पी इन वेपराइजेशन फॉर्म में हमने ली थी। तो यहाँ आपके क्यू की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन। तो डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइडेड बाय T, और वॉल्यूम ऑफ सेकेंड फेज हमारा क्या है लिक्विड का, दैट मीन्स VL माइनस, और आपका फर्स्ट फेज में क्या है VS, तो यहाँ आपका आ जाएगा VS। तो ये आपकी रिलेशन आ गई किसके लिए, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के लिए, ये हमारा लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम के लिए रिलेशन थी। तो हमारे पास दो की रिलेशन आ चुकी है। सिमिलर वे में हम सॉलिड और गैस के लिए भी लिख सकते हैं, वहां पर एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन आ जाएगा, मतलब डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन, अदरवाइज रिलेशन आपकी इसी तरह से कैलकुलेट की जाएगी। तो ये आपकी हो गई क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब हमें बात किसकी करनी है, जो हमारा मेनली जो टॉपिक था वो क्या है, रिलेशन हम डिस्कस करने चले थे, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो क्लॉसियस
तो एंट्रोपी की फॉर्म में आपने वहां पर रिलेशन यूज की थी। अब ये हमारी ये क्लैपेरॉन इक्वेशन है। क्लैपेरॉन इक्वेशन को क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में, क्लैपेरॉन इक्वेशन को क्लॉसियस क्लैपेरॉन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को की इंटीग्रेटेड फॉर्म लेनी है। इस इक्वेशन की मतलब क्लैपेरॉन इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म लेनी है। वो इंटीग्रेटेड फॉर्म हमारी कन्वर्ट किसमें हो जाती है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इस क्लैपेरॉन इक्वेशन को हमें जस्ट इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके लिए देखिए आपको इसको इंटीग्रेट तो करना है, बट यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा के चल सकते हैं कि इस इक्वेशन में आपको क्या क्या टर्म्स दिखाई दे रही हैं, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, प्रेशर टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन और Vg और VL मतलब गैस का वॉल्यूम और आपका लिक्विड का वॉल्यूम। तो इन वॉल्यूम्स में अब ये देखिए वॉल्यूम ऑफ G मतलब गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा या लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा। लिक्विड और गैस का अगर वॉल्यूम कंपेयर किया जाए तो कोई भी बता सकता है कि गैस का वॉल्यूम हमारा बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। अगर मैं सेम सब्सटेंस सेम अमाउंट में किसी लिक्विड का लूं, सेम अमाउंट अगर मैं किसी लिक्विड का ले रही हूं और उसी उतना ही अमाउंट को मैं गैस में कन्वर्ट कर रही हूं तो मेरा गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड के वॉल्यूम के, और इतना ज्यादा होगा कि उस टाइम पे लिक्विड के वॉल्यूम को तो मैं नेग्लेक्ट भी कर सकती हूँ। तो अगर इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है इन दोनों में तो Vg माइनस VL के टाइम पे VL को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा नंबर होगा। अगर जिस भी फॉर्म में हम वॉल्यूम ले रहे हैं तो ये हमारा बहुत छोटा नंबर होगा, इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी इक्वेशन सिर्फ क्या बच जाएगी, dP बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय TVG। हमारे पास जस्ट ये इक्वेशन बची है और अब इस इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप उससे पहले एक कंडीशन लगा दो। अगर हम इस मतलब जो भी हमने पर्टिकुलर कंडीशंस ले रखी थी कि भाई हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना चाहिए कि नहीं, वन कंपोनेंट के टू फेसेस सिस्टम में हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर वहां पर हम ये मान के चले, अगर वहां पर हमारी आइडियल गैस इक्वेशन भी एप्लीकेबल है तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू RT फॉर वन मोल। हमारी इक्वेशन क्या होती है आइडियल गैस के लिए, PV इज इक्वल टू RT। और अगर यहाँ मेरी वॉल्यूम ऑफ गैस को मैं कंसीडर कर लूं तो आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हो ना, तो इसको मैं अगर Vg से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ से Vg की वैल्यू क्या आ जाएगी, RT बाय T। और ये वैल्यू हमने जस्ट यहाँ पुट करनी है अब इस इक्वेशन में क्योंकि सॉल्व करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी ये। तो dP बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय T। और जब आप Vg की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो Vg की जगह क्या आ जाएगा, RT बाय P, दैट मीन्स P RT। और ये P हमारा कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाइड बाय P। तो अब ये इक्वेशन आई, इसको जस्ट रीअरेंज कर लेते हैं। dt टर्म्स को हम उधर ले जाते हैं, P वाली टर्म को मैं इधर अगर लेके आऊं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए dP बाय P, ये P जस्ट मैं डिवीजन में लेके जा रही हूं, डेल्टा एच वेपराइजेशन dt हमारा यहां से डिनोमिनेटर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ रहा है dt बाय t, RT स्क्वायर हो गया है, यहाँ पर t ऑलरेडी था और एक और t आया है तो दैट मीन्स t स्क्वायर इंटू r हमारा कांस्टेंट है, ये रहा, ये इक्वेशन बन गई आपकी। dP बाय P इज इक्वल टू R डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू dt बाय T स्क्वायर। और अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते टाइम P के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और T के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dP बाय P इज इक्वल टू R डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। किसी भी
पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अगर हम डेल्टा एच वेपराइजेशन का कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा कोई कांस्टेंट टर्म होगा डिवाइडेड बाय dt बाय टी स्क्वायर। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब जब आप 1/x का इंटीग्रेशन करते हो तो वो आपकी क्या वैल्यू आती है, log x। 1/x का इंटीग्रेशन log x और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। तो यहाँ पर हमारा 1/x की फॉर्म में है p और यहाँ पर हमारा 1/x स्क्वायर की फॉर्म में है, तो यहाँ आपका log x आ जाएगा और इसमें आपका सॉल्व होके 1/x आर की फॉर्म में रिजल्ट आएगा। तो ये इक्वेशन का रिजल्ट क्या रहेगा, देखिए ln p इज इक्वल टू r डेल्टा h वेपराइजेशन और इसका इंटीग्रेशन होके क्या आएगा, माइनस साइन के साथ 1/t, तो 1/t। ये हमारा रिजल्ट रहा माइनस r डेल्टा h बाय t, या इसको एक लिख लेंगे ln p इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h वेपराइजेशन r बाय t। ये इक्वेशन आई हमारी इंटीग्रेटेड फॉर्म का रिजल्ट आया। बट इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमारा अगर टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है और अगर प्रेशर भी वेरी कर रहा है, जो कि हमने कंडीशन लगाई थी स्टार्टिंग में कि इन केस अगर मेरा टेम्परेचर T1 से T से कुछ चेंज हो रहा है तो T प्लस dt कहा था, और हमारा प्रेशर भी चेंज हो रहा है P से P प्लस dP में, मतलब टेम्परेचर चेंज होने से इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए हमारा प्रेशर भी अगर चेंज हो रहा था, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि सपोज मेरा स्टार्टिंग में फेज 1 में टेम्परेचर T1 था, वो चेंज हो गए T प्लस dt जो कह रहे थे ना, उसी को हम कहते हैं कि वो T2 में चेंज हो गया। यहाँ पर हम क्या कहें कि टेम्परेचर T1 से अगर T2 चेंज हुआ है और प्रेशर मेरा P1 से अगर P2 चेंज हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिमिट्स लगा के भी इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो लिमिट्स लगा के जब हम इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो तब हमारी इक्वेशन क्या आएगी, आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स dp बाय p, प्रेशर कहां से कहां चेंज हो रहा है, P1 से P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h वेपराइजेशन इनटू r। ये तो दोनों टर्म्स हमारी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेंगी। तो इंटीग्रेशन टेम्परेचर वाली टर्म लिख लो, टेम्परेचर कहां से कहां वेरी करेगा, T1 से T2 अगर वेरी कर रहा है तो dt बाय टी स्क्वायर। हमने जस्ट यहाँ पर लिमिट्स पुट करी है और कुछ नहीं किया, अदरवाइज रिजल्ट हमारा इसी फॉर्म में आना चाहिए था। बट हमें ये पता है कि भाई टेम्परेचर और प्रेशर हमारे वेरी अगर करते हैं, क्योंकि ये तो हमने कर दिया कब, अगर मेरा टेम्परेचर प्रेशर वेरी नहीं कर रहा या हमें उसकी लिमिट्स नहीं पता कि किस हद तक या कितना हमारा वेरी करने वाला है, ये तो एक जनरल हमने सॉल्व किया। बट हमें अगर पता है कि मेरा टेम्परेचर T से T प्लस dt चेंज हुआ, इस T प्लस dt को मैंने क्या नाम दे दिया, T2, और जो मैंने माना कि भाई वो T1 से चेंज हुआ, तो जब हम ये लिमिट्स पुट करेंगे तो ये सॉल्व होके सेम ही रिजल्ट देने वाला है, बट हमारी मैथमेटिकल रिलेशन चेंज हो जाएगी। देखिए ln p इसका इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, ln p लिमिट्स मेरी P1 से P2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h वेपराइजेशन, डेल्टा h वेपराइजेशन इनटू r, और इसको सॉल्व करके क्या आ रहा था रिजल्ट, -1/t। अरे ये माइनस साइन अभी मैंने नहीं लगाना था, ये तो हमारा इंटीग्रेशन के बाद आया था सॉल्व होके, तो नेगेटिव साइन पहले नहीं आएगा। डेल्टा एच वेपराइजेशन इनटू r माइनस नेगेटिव 1/t। तो हमारे पास ये सॉल्व होके, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होके, बट लिमिट्स हमने पुट नहीं की, तो T1 से T2 आपकी अगर लिमिट्स रहे तो ये नेगेटिव साइन हम आगे लिख देते हैं, नेगेटिव साइन ये रहा 1/t। अब हम जब इनमें लिमिट्स पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ln p2 माइनस ln P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा h वेपराइजेशन इनटू r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/t2 माइनस 1/t1 ये आ जाएगा। बट ये नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो ये टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी और ये टर्म हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस टर्म को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1/t1 माइनस 1/t2, 1/t1 माइनस 1/t2। देखिए क्या किया है इस स्टेप में, नेगेटिव साइन था हमारे पास ऑलरेडी
नेगेटिव बना देता है, 1/T1 को पॉजिटिव। तो ये हमारी इक्वेशन आई। इसके बाद आपको पता है ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n किसके इक्वल होता है, ln ऑफ m/n के। तो इस इक्वेशन को, इस टर्म को हम लिख सकते हैं ln m/n की फॉर्म में। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन को इस टर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में सॉरी लिखेंगे, तो ln P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन इंटू R 1 माइनस T1 माइनस 1/T1 माइनस 1/T2। और जब हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले फैक्टर का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख के दिखा देती हूँ पहले, फिर यहीं लिखेंगे। इस फैक्टर का जब हम एलसीएम ले रहे होंगे तो T1 इंटू T2, T2 माइनस T1 ये आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं इसको, T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। आपके पास सॉल्व होकर ये इक्वेशन आई है। मतलब क्लैपेरन इक्वेशन की इंटीग्रेटेड फॉर्म में अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड रिलेशन अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे पास ये आया है। और इस इक्वेशन को आप क्या बोलते हो, क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन बोला जाता है। ये आपकी है क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन को आपने कैसे फाइंड आउट किया, आपने क्लैपेरन इक्वेशन पहले फाइंड आउट की है, उसके बाद उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म लेने चले थे वैसे तो, बट उसमें हमने एक कंडीशन लगाई कि अगर मैं लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम ले रही हूँ तो वहां पर मैं लिक्विड के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम एज कंपेयर टू गैस के वॉल्यूम के बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा तो हम लिक्विड के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तब जाके हमने इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया। उसमें भी हमने वहां पर वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, किसकी हेल्प से, आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हमने वॉल्यूम ऑफ गैस की वैल्यू पुट की। उसके बाद जस्ट हमने एक मैथमेटिकल वे में इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक रिलेशन मिली है हमें, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉसियस-क्लैपेरन इक्वेशन। अब अगर इसकी कई बार आपसे एप्लीकेशन पूछ ली जाती है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या रहेंगी, तो एप्लीकेशंस देखिए, सबसे पहली एप्लीकेशन तो इसकी यही रहेगी कि डेल्टा H वेपराइजेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप डेल्टा H वेपराइजेशन किसी भी वन कंपोनेंट टू फेस मतलब इक्विलिब्रियम सिस्टम का अगर डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट कंडीशन है आपको वेपर प्रेशर पता होना चाहिए दोनों केसेस में। मतलब जैसे आप लिक्विड और गैस के बीच का इक्विलिब्रियम स्टडी कर रहे थे, तो इसमें आपको P1 और P2 पता होने चाहिए, मतलब वेपर प्रेशर दोनों कंडीशंस में पता होने चाहिए, और डिफरेंट टेम्परेचर्स आपको पता होने चाहिए कि टेम्परेचर्स कितना वेरी करता है दोनों का, तब आप डेल्टा H वेपराइजेशन कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या रहेगी, सेकेंड एप्लीकेशन इसकी यही रहेगी कि आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। कंडीशन इज डेल्टा H वेपराइजेशन और वेपर प्रेशर्स पता होने चाहिए। थर्ड वन इज आप प्रेशर्स कैलकुलेट कर सकते हो, आपको डेल्टा H वेपराइजेशन पता हो और टेम्परेचर अगर पता हो। तो इसके तीनों एप्लीकेशंस की फॉर्म में अगर आप देखो तो डेल्टा H इज द फर्स्ट, मतलब कोई भी फर्स्ट कह लो इसको, पर फर्स्ट हमारी मान लो डेल्टा H वेपराइजेशन है। सेकेंड आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। जिसको भी कैलकुलेट करने जा रहे हो उसके अलावा बाकी दो टर्म्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद एक छोटी सी चीज हो रहेगी आपकी, सॉलिड और लिक्विड के बीच में अगर इक्विलिब्रियम है, सॉलिड और लिक्विड के बीच में अगर इक्विलिब्रियम है, उनके जो हमें क्लैपेरन इक्वेशन मिली थी ना, उस क्लैपेरन इक्वेशन में लास्ट में जो VB माइनस VA टाइप टर्म थी इंटू T Q इज इक्वल टू DP बाई DT, ये इक्वेशन थी ना हमारी क्लैपेरन इक्वेशन। क्लैपेरन इक्वेशन में सॉल्व करते टाइम क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन की टर्म की फॉर्म में हम जब जा रहे थे तो हमने वहां पर लिक्विड गैस वाले केस में Vg माइनस VL में से VL को नेग्लेक्ट कर दिया था। क्या किया था, VL को नेग्लेक्ट कर दिया था, क्या कह के कि इनका वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में बहुत कम है, और कम है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट इसके केस में ये V ऑफ S है, ये V ऑफ L है। लिक्विड और सॉलिड के जो मतलब ये है वॉल्यूम्स है, इनमें इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता कि हम लिक्विड का या सॉलिड में से किसी को भी नेग्लेक्ट कर पाए। VL माइनस VS जो आपका बनेगा यहाँ पे ये वाला फैक्टर,
VL माइनस VS जो होगा, VS इतना कम नहीं होता लिक्विड का, मतलब लिक्विड के कंपैरिजन में, कि इसको हम नेग्लेक्ट ही कर दें। आप आइस और वाटर का एग्जांपल ही ले लो। आइस आपकी मतलब जब आइस फॉर्म में है और जब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो इतना तो नहीं डिफरेंस आता ना कि भाई उसको हम उसके मतलब आइस के कंपैरिजन में हम लिक्विड के वॉल्यूम को बहुत ज्यादा, या लिक्विड के कंपैरिजन में आइस के वॉल्यूम को कुछ भी नहीं मानते, ऐसा नहीं होता। तो आपका लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो कंपैरेबल होता है। इसी वजह से ये वाला टर्म उसमें एज इट इज चलेगा, उसमें नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो मतलब इस फॉर्म तक हम पहुँचते वहां पर हम दोनों ही वॉल्यूम्स को लेके चलेंगे। वो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने जनरल में भी सॉल्व करके दिखा दिया है, यही आपका रिजल्ट रहेगा। तो आपकी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से कंप्लीट हुई, टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए थैंक यू, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।